मैं विजय कुमार गुप्ता आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये आपका क्लास 9th A है। अब केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, द्रव्य और उसका वर्गीकरण, इसके बारे में हमको जानना है। आइए, ये हेडिंग आपका है मैटर। द्रव्य, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमार गुप्ता आप लोगों को क्लास 9th A चैप्टर केमिस्ट्री, सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, उसका फर्स्ट चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, द्रव्य और उसका वर्गीकरण, आज हम आप लोगों को इस लेक्चर में पढ़ाएंगे। देखिए, मैटर, इसकी हिंदी होती है द्रव्य। देखिए, मैटर क्या है, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है। ये जो मैटर है, द्रव्य है, इसकी डिफिनेशन दी जाती है। द्रव्य वह चीज है जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ न कुछ अवश्य ही भार होता है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा उसके बारे में जान सकें, उसका अनुभव कर सकें, उसी को कहते हैं द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ अवश्य ही भार होता है, जिसको हम अपनी सेंस ऑर्गन के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है। जैसे चौक है, डस्टर है, बुक है, पेन, टेबल, चेयर, डेस्क, etc। यानी जो स्थान घेरता हो, किसी भी प्लेस पर रखिए, वो अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वो अपने आयतन के बराबर वो स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ न कुछ भार हो और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें, उसी को हम कहते हैं द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि द्रव्य का वर्गीकरण क्या है। नेक्स्ट में आप जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, देखिए, द्रव्य का वर्गीकरण करने की मेन रूप से दो बेस बनाए गए हैं। एक आपका होता है फिजिकल बेस, दूसरा आपका होता है केमिकल बेस। यानी इस मैटर का अगर क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो इसके दो बेस बनेंगे। फर्स्ट आपका आता है फिजिकल बेस। फिजिकल बेस यानी भौतिक आधार, इसको लिखते हैं भौतिक आधार।
दूसरा आता है केमिकल बेस। केमिकल बेस रासायनिक आधार। यानी इन्हीं दो आधार, इन्हीं दो बेस पे पदार्थ को, द्रव्य को डिवाइड किया गया है। इस फिजिकल बेस को फिर अगर हम क्लासिफाई करते हैं, इस मैटर को 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आता है सॉलिड, नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड, नेक्स्ट आपका है गैस। सॉलिड को कहते हैं ठोस, लिक्विड को कहते हैं द्रव, इसको कहते हैं गैस। यानी जो हमारा द्रव्य है, पदार्थ है, उसको मेन रूप से भौतिक आधार पे 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आता है सॉलिड होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस कहते हैं। लिक्विड आता है सेकंड, जिसको हम कहते हैं द्रव कहते हैं। और थर्ड आपका आता है गैस, जिसको हिंदी में भी इसको हम गैस ही कहते हैं। ठीक है। केमिकल बेस की बात करते हैं तो केमिकल बेस के अकॉर्डिंग इसको भी डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में। फर्स्ट आपका आता है प्योर सबस्टेंस, नेक्स्ट आपका होता है इम्प्योर सबस्टेंस, या इसको मिक्सचर भी कहते हैं, इसको मिक्सर भी मानते हैं, मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस को हिंदी में कहते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इम्प्योर को हिंदी में कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, मिक्सचर को हम हिंदी में कहते हैं मिश्रण। ठीक है। देखिए इस फिजिकल बेस पे जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिवाइड किया गया, इसके बाद भी 2 कंडीशन और होती हैं, 2 क्लासेस और होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट के बाद आता है प्लाज्मा, इसको कहते हैं प्लाज्मा। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th कंडीशन आती है प्लाज्मा। एक 5th कंडीशन आती है इसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडक्शन, या इसको कहते हैं BEC। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि पदार्थ की जो 4th स्टेज है उसका नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्लाज्मा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि पदार्थ की 5th यानी 5वां स्टेज कौन सा होता है, तो इसको कहते हैं BEC, या कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है। अब ठोस की बात करते हैं। अब आपसे कहा जाता है ठोस क्या होता है। ठोस के बारे में कहेंगे ऐसे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठीक है। यानी ऐसे पदार्थ जिनका आकार
और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठोस पदार्थ में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। जब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होगा तो उन मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो हाईएस्ट होगा, जिससे इन पदार्थ के शेप साइज दोनों फिक्स होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये हार्ड होते हैं। यदि ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, इस तरह से होंगे, उनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होगा। जब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो इन मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हाईएस्ट होगा। ये ठोस की कंडीशन होती है। ठोस में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है या होता है बहुत ही कम होता है, यानी ये मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं जिससे उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, केवल अपने प्लेस पे ही थोड़ा सा मोशन करते हैं, सिर्फ अपने अक्ष पर ही। ठीक है, ये हो गया फिर सॉलिड हो गया, ठोस हो गया। इनका आकार आयतन दोनों फिक्स होता है, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, जैसे दबाव कहते हैं, इनके दबाव। इसमें फ्लोबिलिटी की पावर नहीं होती है, इस तरह इनके कैरेक्टर भी आपके हो जाते हैं ठोस के। सेकंड स्टेप की बात करते हैं लिक्विड की। देखिए लिक्विड लिक्विड की कंडीशन कुछ यूं इस टाइप की होती है। जो लिक्विड जो द्रव है, द्रव्य की वह अवस्था जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे कहते हैं द्रव। ऐसे कह सकते हैं द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे कहते हैं द्रव कहते हैं। देखिए यहाँ द्रव्य है, ये द्रव है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आपका वाटर हो गया, आयन हो गया, ये सब द्रव ही तो है। मिल्क हो गया, पेट्रोल डीजल, ये सब आपके लिक्विड में ही तो आते हैं। अब इनके कैरेक्टर की बात करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर ये जानेंगे, द्रव के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिससे इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो दूरी है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसलिए इनका आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स
नहीं होता है। ये इसे जिस भी बर्तन में रखेंगे, जिस भी कंटेनर में रखेंगे, जिस भी बॉटल में रखेंगे, वह उसी का आकार ले लेता है। इसलिए द्रव का आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। ठीक है। अब इनमें फ्लोबिलिटी की पावर होती है, कंप्रेसिबिलिटी की पावर भी होती है, इसमें बहने की पावर होती है, फ्लोबिलिटी को हम कहते हैं। इसलिए नेक्स्ट स्टेज आपका आता है गैस का। देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल है। देखिए जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि उन मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा होगी, यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जब ज़्यादा होगा तो उन मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसको हम नेग्लेक्ट कहते हैं। इसलिए गैस के आकार और आयतन दोनों ही फिक्स नहीं होता। डिफ्यूजन क्या लिखेंगे? लिखेंगे द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है उसे गैस कहते हैं। ठीक है। गैस एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सभी गैस ही तो है। इनकी कैरेक्टर की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। नंबर 2, इनमें लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो निग्लेक्ट होता है। इन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस में फ्लोबिलिटी की पावर होती है, सबसे ज़्यादा होती है। गैस में कंप्रेसिबिलिटी की पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। इस तरह से गैस के कैरेक्टर भी आप नोट कर लेंगे। अब एक हेडिंग आपको याद है, कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है कि गैस और वाष्प में अंतर क्या है। कई बार लोग पूछते हैं गैस और वाष्प में अंतर क्या है। देखिए गैस वाष्प ये दो चीज है, गैस और वाष्प। देखिए जो गैस है ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये साधारण ताप पर भी गैसीय अवस्था में ही होते हैं, जबकि जो वाष्प है ये साधारण ताप पर, जो वाष्प है ये साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में नहीं, साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं। जब ताप को बढ़ाया जाता है तब वह गैस की अवस्था को वाष्प कहते हैं। ठीक है। एक और देखिए, साधारण ताप पर जिसकी अवस्था गैसीय होती है उसे गैस कहते हैं, किंतु साधारण ताप पर जिसकी अवस्था गैसीय नहीं होती है बल्कि ताप के प्रभाव से वह गैसीय अवस्था में आ जाता है, उसे वाष्प कहते हैं।
जैसे एग्जांपल वाटर का ले लीजिए। वाटर का जो साधारण ताप है, साधारण ताप पे आपका जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होगा, वाष्प में नहीं होगा। लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं यानी टेम्परेचर को ज़्यादा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ऐसे में वह जो हमारा वाटर लिक्विड स्टेट है उस लिक्विड स्टेट से वह कन्वर्ट होते उनकी जो गैसीय अवस्था होती है वो वाष्प में हो जाता है, इसलिए उसको वाष्प कहते हैं। और जो किसी भी ताप पे, साधारण ताप पे हो या ताप चेंजिंग हो, वो गैसीय में रहेगा तो गैस होगा। जो ताप के प्रभाव से गैसीय अवस्था में आता है उसको हम वाष्प कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल बेस, केमिकल बेस। इस फिजिकल बेस में डिवाइड किया गया है मेन रूप से 3 क्लास में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि आपको फिजिकल स्टेट में मैटर की 4th स्टेज आपसे पूछी जाए तो प्लाज्मा कहेंगे। और यदि वो द्रव्य की 5वीं अवस्था पूछी जाए तो उसको क्या कहेंगे? BEC कहेंगे, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5वीं स्टेज होती है। ठीक है, अब इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस की कंडीशन ये हो गई। ये गैस हो गया और वाष्प हो गया, इन दोनों में डिफरेंस भी हो गया। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो द्रव्य है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, कि जो सभी द्रव्य हैं इनका मेन रूप से जो फॉर्मेशन होता है 2 चीजों से हुआ है। इस द्रव्य की बात करेंगे, इस द्रव्य के फॉर्मेशन 2 चीजें होती है। एक एनर्जी होती है, ठीक है। अब केमिकल बेस पे आते हैं। जो केमिकल बेस का जो डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसको मेन रूप से 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आता है प्योर सबस्टेंस आता है, इसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरा आपका आता है इम्प्योर सबस्टेंस, या उसको हम अशुद्ध पदार्थ को हिंदी में कहते हैं। उसी को मिक्सचर भी कहते हैं, मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है। अब इस प्योर सबस्टेंस का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको मेन रूप से 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है एलिमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं तत्व। दूसरा आपका आता है कंपाउंड, इसको हिंदी में कहते हैं यौगिक। ठीक है। तत्व की परिभाषा एलिमेंट दी जाती है कि ये भी किसी पदार्थ का छोटा कण होता है जिसे किसी भी विधि से, चाहे वो केमिकल विधि हो या फिजिकल विधि हो, ना उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो आपका एलिमेंट होता है। एलिमेंट हमारा प्योर सबस्टेंस में आता है। ना रासायनिक विधि के द्वारा, ना भौतिक विधि के द्वारा, ना उसको हम बना सकते हैं, ना उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ये किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। इस तत्व को, एलिमेंट को भी डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में डिवाइड करेंगे।
फर्स्ट आपका ये आता है मेटल, दूसरा आपका आता है नॉन मेटल, थर्ड आपका आता है मेटलॉयड। इसको मेटल को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धातु कहेंगे, हिंदी में कहते हैं नॉन मेटल को कहेंगे अधातु कहेंगे, मेटलॉयड को हिंदी में कहते हैं उपधातु, उपधातु कहेंगे। देखिए इस यौगिक का भी हम डिवाइडेशन करेंगे। इस यौगिक के डिवाइडेशन में मेन रूप से इसको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यह आपका आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए जो धातु होता है, धातु के बारे में हम कहेंगे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रिक और हीट को इजी वे से पास कर सके, उसी को कहते हैं धातु कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रिक को और हीट को अपने से होकर के पास कर सके, उसको हम कहते हैं मेटल कहते हैं। और भी कहते हैं ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग सके वही धातु होता है। यहाँ धातु की बात करेंगे, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसको कहते हैं धातु। और धातु की बात करते हैं ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टर प्रदर्शित करते हो, शो करते हो, उसे हम कहेंगे उपधातु। ठीक है, अब इसका डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, धातु और अधातु के चैप्टर में। कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? देखिए, कंपाउंड वह जो अलग अलग तत्वों से एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाता है। तो कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं और इनका जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। यानी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जो एक निश्चित अनुपात में तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और यौगिक को डिवाइड किया गया है इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। जो इनऑर्गेनिक है, देखिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जहां से आप इतना जानिए कि जहां पे कार्बन एब्सेंट है, जहां जिस कंपाउंड में कार्बन एब्सेंट है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कुछ अपवाद भी है। और ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसी प्योर इम्प्योर सबस्टेंस को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपको आता है होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। दूसरा आता है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस मीन्स दो या दो से अधिक
यानी जब दो सब्सटेंस इस तरह मिलाए जाए कि दोनों एक दूसरे में इस तरह मिले कि दोनों का अस्तित्व एक हो जाए, उसको हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। यानी जिसको आपने मिक्स किया है उस दोनों का अस्तित्व एक ही हो जाए, दोनों एक में ही मिक्स हो जाए, मिल जाए, उसको हम कहते हैं होमोजेनस, जिसे हम दोनों को अलग सिंपल से न कर सकें। जैसे चीनी जल का घोल हो गया, इस दोनों का अस्तित्व एक ही हो गया है। जबकि हेटेरो में क्या होता है, ऐसे मिक्सचर जिसमें दोनों अपने अस्तित्व को बनाए रखें उसको हम कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। इस तरह बच्चों ये मैटर और उसका क्लासिफिकेशन इस वीडियो में हमने देखा। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।